हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से जुड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि डेली मैं आप सभी के लिए एक शानदार क्लास लेके आता हूं और उस शानदार क्लास में आपको शानदार तरीके से दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास नोट्स बना लेंगे जिससे कि दोस्तों आप अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दे पाएँ, राइट। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछली क्लास में हम लोग क्या कवर कर रहे थे दोस्तों, परसेंटेज को कवर कर रहे थे। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज अपने आप में एक बिग, मेरे भाई, यानी कि ब्रॉड टॉपिक है। आप ऐसे कह लो, बिग कह लो, ब्रॉड कह लो, राइट। चलिए मेरे भाई, परसेंटेज को हम लोग फादर ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं क्योंकि परसेंटेज से डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो हम परसेंटेज को डिटेल से समझेंगे, हर एक टाइप के इसको समझेंगे। और हमने पिछली क्लासों में ऐसा ही कुछ किया है कि हर एक टाइप को बड़ी ही डिटेल डिस्कशन के साथ आपको समझाया है, राइट। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने सारे टाइप लगभग आपके कंप्लीट करा दिए जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसके मिक्स जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पेन और पेपर को उठा लेंगे और अपने हर एक क्वेश्चन का जवाब करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिएगा, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अच्छे से आज के अपने शानदार सेशन की। मेरे भाई, आप सभी को बेहतर तरीके से ये बात पता है कि अपनी चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में इससे पहले दोस्तों मैंने 3 क्लासें ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 3 क्लासें प्रोवाइड करा दी दोस्तों, राइट। आ जाओ मेरे भाइयों, ये जो अपनी क्लास है वो परसेंटेज की चौथी क्लास है, यानी कि 4th क्लास है। और इस 4th क्लास में दोस्तों हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे बचे हुए कॉन्सेप्ट को, यानी कि मिसलेनियस आज हम लोग करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज मेरे भाई एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिक कैलकुलेशन में भी मेरे भाई आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, यानी कि इससे आपकी बेसिक कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होती है, राइट। आ जाओ दोस्तों, अगर मैं मेरे भाई बात करें तो इससे पहले हमने 3 क्लासें कर रही, और तीनों क्लासों में क्या क्या किया मेरे भाई, सबसे पहले मैंने इसके बेसिक को जाना कि भाई बेसिक क्या होता है। मेरे भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा, राइट। चलिए मेरे भाई, बेसिक चीज़ों को समझा। फिर हमने ये जाना कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कितनी अधिक है या कितनी कम है, राइट। फिर हमने ये जाना, राइट। चलिए, फिर हमने दोस्तों सक्सेसिव केस को जाना, सक्सेसिव केस को जाना। सर सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव की अगर बात करें तो हम इसे कहते हैं क्रमागत या लगातार कमी या वृद्धि, राइट। चलिए मेरे भाई, देन उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद दोस्तों हमने इनकम बेस्ड क्वेश्चन जाने, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन सीखे, इनकम एक्सपेंडिचर ये क्वेश्चन मैंने किए दोस्तों। फिर उसके बाद हमने सैलरी बेस्ड क्वेश्चन किए, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन किए, राइट। चलिए फिर हमने दोस्तों पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किए, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किए। देन उसके बाद दोस्तों हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराए आपको, इलेक्शन बेस्ड मेरे भाई आपको कराए। देन उसके बाद दोस्तों मैंने आपको मेरे भाई एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराए, मेरे भाई परीक्षा पर आधारित प्रश्न कराए, एग्जाम बेस्ड। अगर मैं एग्जाम बेस्ड की बात करें दोस्तों तो एग्जाम बेस्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल एग्जाम बेस्ड होते हैं, एक वेन डायग्राम पर आधारित होते हैं, एक वेन डायग्राम बेस्ड होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके मैंने आपको मेरे भाई पिछली क्लास में कंप्लीट करा दी, और इतना ही दोस्तों आपको पूछा जाता है। अब हम बारी मेरे भाई लाते हैं किसकी, अब हम करेंगे दोस्तों वो क्वेश्चन जो सभी से मिक्स करके पूछे जाते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन जो मैं मिक्स कैटेगरी में रखते हैं, राइट। चलिए, तो हम लोग आज करेंगे दोस्तों मिक्स कैटेगरी के क्वेश्चन, अब मिसलेनियस क्वेश्चन। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से दोस्तों समझने की बस कोशिश करना कि भाई आपने ये भी टाइप कर लिया, ये भी टाइप कर लिया, ये टाइप कर लिया, चौथा टाइप कर लिया, 5वां, छठा, 7वां,
8वां, और आज आप करेंगे मिसलेनियस, राइट। चलिए, तो यही बेसिकली आपके टाइप दोस्तों परसेंटेज में पूछे जाते हैं। मेरे भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक टाइप को समझाने की कोशिश की है, और आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आपको दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए दोस्तों क्वेश्चनों की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। सर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग से अनुपात बता दो। मेरे भाई 3 संख्याएं हैं, तो मैंने कहा 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या। 3 संख्याएं सर। मेरे भाई कंपेयर की जा रही है तीसरी संख्या से। मेरे भाई देखो कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। पहली संख्या किससे अधिक है? तीसरी से। कितनी अधिक है? 30%। तो तीसरी को दोस्तों मैं 100 मान लेता हूं। तो मेरे भाई तीसरी संख्या जब 100 है तो पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, इसका मतलब पहली संख्या 130 है। और दूसरी संख्या तीसरी से मेरे भाई 40% कम है। दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, इसका मतलब दोस्तों दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, तो 100 में से 40 कम करोगे तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी संख्या की वैल्यू 60 है। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब साथियों क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है आपसे? आगे बोल रहा है सर कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के सम से दोस्तों रेशियो क्या हो जाएगा? आप बताइए। पहली संख्या, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या तो 130 है। अब मेरे भाई पहली संख्या और पहली और दूसरी दोनों संख्याओं के योग को अगर देखोगे तो वो बन जाएगा 190। तो मेरे भाई पहली संख्या और पहली और दूसरी दोनों संख्याओं के योग को दोस्तों यहां लिख दो। तो इन दोनों के बीच में अगर आप रेशियो देखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 13:19 हो जाएगा। 13:19 हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 13:19 यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप देखेंगे, आपके क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अब आप बताइए, मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? तो आप में भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग कर भी पाओगे, राइट। चलिए आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। सर क्वेश्चन ने ये बोला है कि सौरभ अपनी मासिक इनकम का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 30% वाहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अलावा वह अभी भी राशि का 50% किराए पर और घर के रख रखाव पर खर्च करता है। सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को भेजता है। वह शेष 11,200 बचाता है। मेरे भाई उसकी मासिक इनकम क्या है? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। मैंने क्वेश्चन को छोटा इसलिए कर दिया दोस्तों ताकि मेरे भाई आपके लिए सॉल्यूशन की जगह बन पाए और आप अच्छे से समझ पाएं। आप समझ तो गए होंगे क्वेश्चन को लैंग्वेज में, फिर भी हम आपको मेरे भाई पढ़ते पढ़ते समझाएंगे। देखो सौरभ अपनी मासिक आय का, मेरे भाई दिख तो रहा है ना क्वेश्चन? चलिए, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। मैंने मान लिया कि सौरभ की मासिक इनकम 100 रुपए है, यानी कि 100% है। मेरे भाई उसने 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। जब 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, अब उसके पास बचा होगा दोस्तों 80% उसके पास बचा हुआ है। सर आगे क्या होता है? वह शेष का जो बचा हुआ धन है, उस शेष का 30% वाहन और कपड़ों पर खर्च करता है, तो बचा हुआ था 80%। अब इस 80% में से भी दोस्तों 30% वाहन और बच्चों के कपड़ों पर खर्च कर देता है। मेरे भाई 30%, तो 3 8 24, अगर मैं 80 का 30% निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। भैया 24 उसने कहां खर्च कर दिया? बच्चों की मेरे भाई कपड़ों पर और वाहन पर खर्चा कर दिया। मेरे भाई 80 में से 24 खर्चा कर दिया, कितना बचा होगा दोस्तों?
56 बचा होगा। 80 में से 24 घटा दो, 56 बचा। जी बिल्कुल। अब उसके पास केवल 56 बचा हुआ है। सर आगे क्वेश्चन ने ये कह दिया इसके अलावा वह अभी भी राशि का 50% किराए और घर के रख रखाव पर खर्च करता है। अब जो बचा हुआ पैसा था उसमें से 50% उसने घर के किराए और रख रखाव पर खर्च कर दिया, तो 56 का आधा 28 होता है। 28 मेरे भाई यूनिट पैसा उसने घर के रख रखाव और किराए पर खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा होगा? 56 में से 28 निकाल दिया, 28 ही बचा होगा। राइट, चलो अब इतना बचा केवल 28। राइट, बाकी सारे खर्चे करता चला आ रहा है। ये भी खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया। अब उसके पास केवल 28 यूनिट बचा। राइट, आ जाओ। अब क्वेश्चन ने आगे ये कहा कि सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को भेजता है। जो उसके पास बचा हुआ धन है उसमें से आधा पैसा वो अपने माता पिता को भेज देता है। इसका मतलब दोस्तों 14 यूनिट वो अपने माता पिता को भेज देता है और 14 यूनिट अपने पास बचा लेता है। राइट, चलिए अब उसके पास कितना पैसा बचा सर? 14 यूनिट। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा मेरे भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा है 11,200। यानी कि मेरे भाई अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर हमने इस तरीके से इस मेरे भाई ट्री मेथड लगाया तो 14 यूनिट पैसा बचा उसके पास। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11,200 बचा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 × 112 होता है। राइट, चलिए एक यूनिट की वैल्यू सर 800 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 800 है तो क्वेश्चन ने ये कहा कि मासिक इनकम कितनी है? सर मासिक इनकम है 100। तो मेरे भाई 800 × 100 करोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा मेरे भाई 80,000। 80,000 कौन से ऑप्शन में है? 80,000 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और ये ट्री मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, चलें फिर आगे की तरफ। क्या आप यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और आप लोग अपने अगले क्वेश्चन का जवाब करने की कोशिश करना। राइट, आ जाओ मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग जामा पहनाइएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो आप। सर क्वेश्चन ने ये कहा है कि 3 साल पहले एक फ्लैट की कीमत 65 लाख रुपए थी। मेरे भाई 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एक फ्लैट की कीमत मेरे भाई कितनी थी? 65 लाख रुपए थी। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से घटता हुआ है, यानी कि हानि होती है इसके मूल्य में। तो इसका वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा? देखो समझो दोस्तों, एक फ्लैट था जिसकी कीमत 65 लाख रुपए थी। कितनी थी दोस्तों? 65 लाख रुपए। राइट, चलो मेरे भाइयों एक फ्लैट था जिसकी कीमत 65 लाख रुपए थी। हुआ क्या? उसकी कीमत घटती चली गई। पहले वर्ष उसकी कीमत में दोस्तों 5% की गिरावट आई। तो 65 लाख रुपए का मेरे भाई एक वर्ष के अंत में मेरे भाई कितना पैसा रह गया? 95%। यानी कि 65 लाख का 5% दोस्तों रेट घट गया। जो फ्लैट 65 लाख का था वो एक वर्ष के अंत में वो दोस्तों 5% उसकी कीमत घट गई, यानी कि उसका कीमत रह गया केवल मेरे भाई 65 लाख का 95%। मेरे भाई अब दूसरे वर्ष के अंत में क्या होता है? दूसरे वर्ष के अंत में सर उसकी कीमत में 4% की गिरावट आ गई। मेरे भाई दूसरे वर्ष के अंत में उसमें 4% और गिरावट आ गई। तो जो पैसा बचा हुआ था उसका भी 96% रह गया, 4% और गिरावट आ गई। सर तीसरे वर्ष के अंत में 3% की और गिरावट आ गई उसी मूल्य में। तो जो पैसा 2 साल के अंत में बचा हुआ था उसका भी दोस्तों तीसरे वर्ष के अंत में 3% की गिरावट आ गई, तो उसका भी 97% ही पैसा रह गया। बात क्लियर है? आ जाओ अब मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काटेंगे, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काटेंगे, इस जीरो से ये जीरो काटेंगे। राइट, चलो मेरे भाई 5 से इसे हम काट देंगे, 5 दूनी 10। 5 से हम इसे काट देंगे मेरे भाई, 5 एकम 5, 5 तिया 15। 2 से दोस्तों हम इसे काट देंगे, 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और मेरे भाई 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा मेरे भाई? 13 पंचे 65, 13 निम कितना हो जाएगा? 117। 117 और 6 कितना हो जाएगा? 17 और 6 मेरे भाई 17 और 6 23 हो जाएगा। तो 13 निम्मा 117 मेरे भाई, 13 निम 117 और 6 कितना हो जाएगा? 123। राइट, चलेगा। तो मेरे भाई 1235 गुणे कितना हो जाएगा? 48 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों? 97। राइट, चलेगा। अब आप लोग इसको मात्र कैलकुलेट कर लेना और आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। राइट, मात्र इसी को आपको कैलकुलेट करना है, जो आप कर पाओगे कोई इश्यू है नहीं। राइट, चलिए तो फिर हम आगे की तरफ बढ़े।
चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हो, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी सिखा देता हूं। देखो 48 का गुणा आप 97 में करो। आप 48 का गुणा किस में करोगे? 97 में। तो जब आप 48 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 बचेगा यहाँ पे मेरे भाई 56 का, एक सेकेंड, 8 सत्ते कितना बन जाएगा? 56, राइट। 5 कैरी हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा। अब मेरे भाई आप क्या करेंगे? इस तरीके से गुणा करो, 8 निम 72 मेरे भाई, 4 सत्ते 28, 28 72 कितना हो जाएगा? 80 20 100 हो जाएगा, 100 5 कितना हो जाएगा? 105, 10 कैरी हो गया जी, बिल्कुल। अब 4 का गुणा 9 में करो, 4 निम 36, 36 और 10 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो सर ये बन जाएगा 6500, वो सॉरी 4656, 4656 बन गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर, 4656। अब आपको क्या करना है? 1235 में दोस्तों 4656 का गुणा करना है, 4656 का, राइट। चलो बस इतना मात्र करना है। तो 6 का गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 6 ती 18, 19 20 21, राइट। चलिए, और 6 दूनी 12, 13 14, राइट। चलो मेरे भाई अब 5 का करो, तो यहां गुणा लगाओ, इतना ही करेंगे, 5 पंचे 25, राइट। चलो तो जब मेरे भाई यहां देखोगे तो 0 आएगा और यहां 6 आएगा, तो लास्ट में 60 कहां दिखाई दे रहा है? लास्ट में 60 कहां दिखाई दे रहा है मेरे भाई? अंतिम 2 अंक मैंने निकाल लिए, अंतिम 2 अंक सर आपने निकाल लिए, तो ऑप्शन नंबर सी है वो, तो जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। अब आप लोग हमें बताइए कि आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को कर पाओगे जिससे आपके समय की भी बचत होगी और आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी मेरे भाई मेंटेन रहेगी, यानी कि आपका स्पीड भी आपकी इससे मेरे भाई बढ़ेगी। तो स्पीड एक्यूरेसी जिसने अपनी मेंटेन कर ली वो निश्चित ही दोस्तों अपनी सफलता को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएगा जल्दी से जल्दी। आइए दोस्तों, खैर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को आप लोग करेंगे। कक्षा 10 में 5 खंडें, यानी कि कोई क्लास 10th है, मैट्रिक्स की अगर मैं बात करें तो उसमें 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है सर? 5 सेक्शन है, जिनमें क्रम से 40 50 50 60 60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि पास होने का प्रतिशत क्रम से 80%, 76%, 64%, 65% और दोस्तों 70% है। संपूर्ण कक्षा का यानी कि पूरे क्लासरूम का मेरे भाई, पूरे क्लासरूम 10 का उत्तीर्ण प्रतिशत मेरे भाई आपको दशमलव के 2 स्थानों तक सही अंक में बताना है। आइए जरा जानते हैं मेरे भाई, क्लास 10th में कितने सेक्शन है मेरे भाई? 5 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे सेक्शन में दोस्तों 50 स्टूडेंट हैं, तीसरे सेक्शन में भी 50 स्टूडेंट हैं, चौथे सेक्शन में दोस्तों कितने स्टूडेंट हैं? 60 हैं, और मेरे भाई 5 में कितने स्टूडेंट हैं? 60 हैं। तो पांचों सेक्शन के स्टूडेंट मैंने आपके सामने लिख दिए। ये क्या है दोस्तों? टोटल मेरे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों की संख्या हर एक सेक्शन में दिखाई गई है, राइट। आ जाओ, अब मेरे भाइयों क्वेश्चन ने ये कह दिया कि भैया पहले जो आपका खंड है यानी कि पहले सेक्शन से कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं? 80%। तो जब 80% पास होंगे तो 40 का 80% निकालोगे तो 8 चौके 32 आ जाएगा। 40 का जब हम 80% निकालेंगे तो 32 स्टूडेंट पास होंगे पहले सेक्शन से, राइट। आ जाओ मेरे भाई, दूसरे सेक्शन में 76% स्टूडेंट पास होते हैं। तो अगर मैं 76 की बात करें तो दोस्तों 50 का 76% कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 8 16, 38 आ जाएगा। कैसे सर 38 आपने निकाल दिया? जब भी हमें 50 का कुछ भी परसेंट निकालना हो तो भाई जितना परसेंट हमें निकालना होता उस परसेंटेज को आप हाफ कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 50 का 76% सर बताओ, तो मैं क्या करूंगा? 50 का 76%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 50 से देखो ये 2 बार कट जाएगा। तो इसलिए जो परसेंट पूछा जाता है 50 का अगर पूछा जाए तो उस परसेंटेज को आप हाफ कर दो। 2 से अगर इसे भाग करोगे 2 3 6 2 8 16, 38 आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने दोस्तों आपको ये बताया था। आपको ये अप्रोच समझ में आने लग रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे बोला गया है कि भैया तीसरे सेक्शन में 64% स्टूडेंट पास होते हैं। तो तीसरे सेक्शन में मेरे भाई 50 स्टूडेंट हैं, 64% पास होंगे, तो 64 का हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 32, क्योंकि हम 50 का निकाल रहे हैं, 32 आ जाएगा, राइट। चलो मेरे भाई, अब चौथे सेक्शन में 65% स्टूडेंट पास होते हैं। तो 60 स्टूडेंट हैं चौथे सेक्शन में, उसमें 65% पास होते हैं। तो भैया 60 का 65 बटे 100 करेंगे तो 0 से 0 कटेगा दोस्तों। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। 2 से इसे भाग करोगे 2 तिया 6 हो जाएगा, 13 पंचे मेरे भाई 13 तिया 39 हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं तीसरे सेक्शन की, चौथे सेक्शन की बात करें तो 39 स्टूडेंट पास होंगे। अब मेरे भाई आगे की तरफ बढ़िएगा,
पांचवें सेक्शन में दोस्तों कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट हैं। और 60 का अगर आप 70% निकालोगे तो 7 छिक्के 42 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 होता है, तो यानी कि 42 स्टूडेंट पास हुए होंगे पांचवें सेक्शन में। तो टोटल अगर पास की मैं बात करूं, टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए सर? तो आइए, ये आपके पास स्टूडेंट हैं। ये क्या है दोस्तों? पास स्टूडेंट, राइट। चलो, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11, 12 13, 13 7 कितना होता है? 20 और 1 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 22 23, यानी कि 2 कैरी हो जाएगा। 4 और 2 कैरी वाला 6, 6 3 9, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 183 स्टूडेंट दोस्तों पास हुए। टोटल कितने में से मेरे भाई? 100 और 100 200, 260 में, 260 में 183 पास हुए गुणे 100, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा आखिर कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो टोटल 183 स्टूडेंट पास हुए 260 स्टूडेंट में। क्लास 10th में 5 मेरे भाई सेक्शन थे, पांचों सेक्शन में टोटल स्टूडेंट 260 थे, जिसमें 183 स्टूडेंट पास हो गए। 260 में से इनटू 100 करेंगे तो हमें यह पता चलेगा आखिर कितने परसेंट स्टूडेंट मेरे भाई क्लास 10th में पास हुए। आ जाओ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 मेरे भाई अब हो जाएगा 1830, और 1830 में हम किसका भाग देंगे दोस्तों? 26 का। किसका भाग करेंगे? 26 का भाग करेंगे। सर 26 का ही तो भाग करोगे? जी बिल्कुल। भाग कितने बार जाएगा? सर भाग 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा भाग, देख लो। 7 छिक्के 42, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, राइट। एक बचेगा, 10 हो जाएगा। मैंने दशमलव लगाया, यहां 0 बढ़ा लिया। मेरे भाई 26 कि अगर मैं बात करें, 26 पंचे कितना हो जाएगा? 130। तो 26 चौके 4 बार जाएगा फिर भाग। 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, 8 और 2 26 चौके 104 हो जाएगा। 26 चौके भी नहीं जाएगा, 26 तिया जाएगा। 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 78, राइट। चलो मेरे भाइयों, अगर मैं मेरे भाई जब देख रहा हूं तो 70 मेरे भाई पॉइंट लगाया। मेरे भाई आप ऐसे कहोगे आपने 0 उतारा, नहीं गया भाग। मेरे भाई 70 बार अगर मैं भाग करूंगा दोस्तों, 1830 एक बार भाग गया, एक बचा। 7 छिक्के 42, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ठीक है। मेरे भाई 70 आएगा यहाँ पर, क्योंकि भाग नहीं गया, भाग टूटा 0, राइट। चलिए मेरे भाई, तो 70 दशमलव करके कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70.38, क्योंकि 0.3 आ गया। 70.38 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले सवाल की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप सभी विद्यार्थी अपने अगले क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सर क्वेश्चन में कहा गया कि रेशमा अपनी इनकम का 84% खर्च करती है। यदि उसकी इनकम में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? दशमलव के एक स्थान तक सही उत्तर दीजिए। आ जाओ मेरे भाई, आप सभी जानते हैं जो आपकी इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? इनकम इज इक्वल टू होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट। ये बात आप अच्छे से जानते भी हैं। यानी कि दोस्तों इनकम जो होती है वो भाई मेरे भाई हिंदी में उसे हम आय बोलते हैं। जो आप पैसा कमाते हैं उसी को इनकम कहते हैं, राइट। अच्छा मेरे भाई, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, और सेविंग का मतलब होता है दोस्तों बचत, राइट। चलो, तो जो मेरे भाइयों आपकी इनकम होती है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो, 35,000 हो, 45 90 कुछ भी हो, आपकी इनकम वो अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इनकम की बात करें तो मेरे भाई गणित की भाषा में वो मेरे भाई 100% होती है। कितनी होती है इनकम अपने आप में? जो भी आपकी इनकम है, जिस भी पद पे हैं आप, जो भी आपकी सैलरी आ रही है, वो अपने आप में क्या है? 100% है, राइट। आ जाओ मेरे भाइयों, अब जरा क्वेश्चन की तरफ मूव करो। रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। मेरे भाई, जब वो 84% खर्च करती है तो मैं ऐसे कह लूंगा दोस्तों, देखो समझो, वो 84% खर्च करती है, तो भैया उसने 84 खर्च कर दिया। 100% मेरे भाई उसकी इनकम होगी। जी बिल्कुल, 100 में से 84 खर्च किया, कितना बचा होगा उसके पास? 16 यूनिट बचा होगा, राइट। चलो, इसको मैं सिंपल रेशियो में भी दोस्तों कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे मेरे भाई, मैं इसको लिख दूं, 16 को 4 से भाग करूं तो 4 चौके 16 हो जाएगा। मेरे भाई 84 को 4 से भाग करूं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो जाएगा। मेरे भाई 4 से 100 को भाग करूं तो 4 25 100 हो जाएगा। बात क्लियर है? आ जाओ
मेरे भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि भाई उसकी इनकम में 30% की वृद्धि हो गई, तो आप 30 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इनकम में, तो 30% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 25 दूनी 50, 25 तिया 75, उसकी इनकम हो गई 750। कितनी हो गई दोस्तों? 750 उसकी इनकम हो गई। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो गई? 40%। तो भाई मेरे 40% वृद्धि कर दी मैंने, 4 चौके 16, 160 यूनिट दोस्तों उसकी क्या हो गई? बचत हो गई, सेविंग हो गई। तो उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? मैंने कहा उसके खर्चे में सर x% की वृद्धि होगी, इसका मतलब 21x उसके दोस्तों खर्चा बन जाएगा। राइट, आ जाओ मेरे भाइयों। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो भैया इनकम में से अगर मैं सेविंग को घटा दूं तो हमें खर्चा मिल जाएगा मेरे भाई, खर्च मिल जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि आय में से बचत को घटाओगे तो खर्चा बचेगा। जी बिल्कुल, तो आप 750 में से 160 को घटा दो, जब आप घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा दोस्तों, 5 बचेगा। मेरे भाई ये 21x के बराबर है। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी तो 21 का हमें इसमें भाग करना पड़ेगा। मेरे भाई भाग करेंगे, 21 दूनी 42 हो जाएगा। 21 दूनी 42 दोस्तों, 59 में से अगर आप 42 को घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा आपके पास 17, 10, 170 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब कितने बार भाग जाएगा? 6 एकम 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 बार भाग जाएगा। तो 28 दशमलव करके कुछ आएगा। मेरे भाई 8 बार भाग जाएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब आपके पास कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। आपने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, लेकिन नहीं गया तो भाग टूटा 0। मेरे भाई आपने क्या किया? भाग टूटा, 0 कर दिया। मेरे भाई फिर एक 0 बढ़ा लिया, तो मेरे भाई इसका मतलब मेरे भाई 28.0 करके कुछ आएगा, यानी कि 28.0 करके कुछ आएगा, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली बनाएगा। तो 28.1% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया जा रहा है। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। अब मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से बताइएगा, क्या ये बात आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन का हम लोग करेंगे जवाब। राइट, चलिए तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट, चलिए अपने अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को जामा पहनाते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए बी से 20% अधिक है और सी ए और बी के योग से 20% कम है। कितनी कम है दोस्तों? 20% कम है। बी और सी के बीच का अंतर ए मेरे भाई एक दशमलव स्थान तक से कितना प्रतिशत कम है? आइए जरा जान लेते हैं। ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए बी से 20% अधिक है और सी जो है वो ए और बी के योग से 20% कम है। राइट, चलिए मेरे भाई बी और सी के बीच का अंतर ए से कितना परसेंट कम है? आ जाइए मेरे भाइयों, सबसे पहले आप ए बी सी तीनों संख्याओं को लिखो। ए, बी और ये सी 3 संख्याएं हैं। अब मेरे भाई सबसे पहली बात को समझिएगा, क्या बोल रहा है कि ए बी से 20% अधिक है। ए जो है ना वो बी से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। किससे कंपेयर की जा रही है? बी से, तो बी की वैल्यू होगी मेरे भाई 20। मेरे भाई ए की वैल्यू बी से 20% अधिक है, इसका मतलब 1 यूनिट अधिक है 5 से, इसका मतलब ए की वैल्यू 6 है। राइट, ए बी से 20% अधिक है और सी ए और बी के योग से 20% कम है। जो सी है ना वो ए और बी दोनों के योग से मेरे भाई 20% कम है, तो दोनों का योग हो जाएगा 11 यूनिट। और जब 11 का 20% कम होगा तो इसका मतलब 11 का 80% होगा। मान किसका? सी का। तो 20 चौके 80, 20 25 100। मेरे भाई 44/5 कह लो, तो 44/5 को हम क्या कह पाएंगे? 5 अट्ठे 40, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 5 अट्ठे 40। यानी कि दोस्तों जो सी का मान होगा वो कितना होगा? 8.8 होगा। सी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8.8 होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो डेफिनेटली अपनी आगे की चीजों को भी स्मूथली समझ पाओगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आ जाओ मेरे भाई, अब आगे क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है? सर आगे ये बोला है कि बी और सी के बीच का अंतर ए, बी और सी के बीच का अंतर ए मेरे भाई से कितना परसेंट कम है? बी और सी के बीच का अंतर, अगर मैं बी और सी के बीच का अंतर देखें तो 3.8 आएगा।
3.8 आएगा मेरे भाई। 3.8 बी और सी के बीच का अंतर ए से कितना परसेंट कम है? तो ये ए से कितना कम है दोस्तों? ये जो अंतर है बी और सी के बीच का अंतर, वो ए से कितना कम है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि भैया ये 2.2 कम है। 2.2 कम है। किससे कम है? ये 6 से कम है। इनटू 100 कर दें? जी बिल्कुल कर दो सर। चलिए मेरे भाई, एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो कट जाएगा, दशमलव हटाओगे वैसे ही। 2 से अगर इसे काटोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 11 हो जाएगा। 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 110। 110 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों? 3। जब 110 को 3 से भाग करोगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 3 3 9, राइट। 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा मेरे भाई, 3 6 18 मेरे भाई। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो जो आंसर अप्रोक्सीमेटली करोगे वो 36.7 करोगे। 36.7 ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बताइए दोस्तों, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को बारीकी से समझो और अपने एग्जाम में अच्छे से दोस्तों करके आइएगा, राइट। अपनी क्लास नोट्स को जरूर बना लो दोस्तों, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, ताकि दोस्तों आप अपने दोस्तों कंसेप्ट को अच्छे से क्लैरिटी दे पाएं, राइट। चलिए आइए अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और अपने इस क्वेश्चन को दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दिए, ठीक है मेरे भाई। अब शेष बची हुई राशि की 3/4 राशि विविध मदों पर खर्च हुई और 19,600 रुपए की राशि को बैंक में जमा करा दिया गया। प्रारंभ में सुशांत के पास कितनी धनराशि थी? ये बात आपसे पूछ ली गई है। आइए जरा हम इस क्वेश्चन को दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। कैसे करोगे? पहले तो आप क्वेश्चन को जूम आउट करो, आ जाओ। अब आप लोगों का फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ट्री मेथड का यूज करेंगे मैं, और आप लोग समझना। मैंने कहा कि सुशांत के पास 100% पैसा था, उसमें से क्या किया उसने? 30% अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया दोस्तों, अब उसके पास कितना धन बचा होगा? उसके पास केवल 70% धन बचा होगा। बचा होगा कि नहीं? जी बिल्कुल बचा होगा। अब सर आगे ये को बोला जा रहा है, अपने 2 पुत्र, 30% अपनी पत्नी को दे दिया, अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दिए। तो मेरे भाई 2 पुत्रों को शेष राशि में से 18% दे दिया। अगर मैं दोस्तों शेष राशि 70% मानता हूं, अपने 2 पुत्रों को मेरे भाई शेष राशि में से 18% दिया, तो जब 18% दिया होगा तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126, राइट। चलिएगा 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126। 18 सत्ते 126। जब मैं दोस्तों इसका 70 का 18% निकालेंगे, 18%, तो देखना जरा, 0 से 0, 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126। यानी कि दोस्तों 12.6 किसको दे दिया? ये दे दिया दोस्तों अपने बेटों को, राइट। चलिए अब शेष बची राशि 3/4 राशि विविध मतों पर खर्च हुई। शेष बची हुई राशि का 3/4। अब शेष कितनी बची होगी? 72%। दोस्तों 18% दे दिया, 18% दे दिया, और कितना बचा होगा दोस्तों? 82%, सॉरी। तो अगर मैं 70 का 82% निकालता हूं तो दोस्तों 70 का 82% कितना बनेगा? चलिए 0 से 0 काट लो। 2 से अगर मेरे 7 से अगर करोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 56 और 1 57, राइट। चलिएगा किससे भाग करोगे? 10 से, तो ये आ जाएगा 57.4। बात क्लियर है? आ जाओ मेरे भाई। अब क्या बोला जा रहा है कि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि शेष बची राशि की 3/4 राशि विविध मदों पर खर्च हुई। शेष बची राशि की 3/4। अब जो राशि बची थी उसकी 3/4 विभिन्न मदों पर खर्च हो गई, 3/4। तो मेरे भाई बची हुई राशि का 3/4 विभिन्न मदों पर खर्च हो गई। 3/4 जब खर्च हो गई तो कितनी बची होगी दोस्तों? मेरे भाई 1/4 ही तो बची होगी जब 3/4 खर्च हो गई। बिल्कुल, देखो 3/4 का मतलब ये हुआ कि टोटल 4 यूनिट पैसा है, उसमें से 3 यूनिट खर्च हो गया, तो 1 बचा होगा। जी बिल्कुल, तो 1/4। अब उसके पास 19,600 रुपए बचे हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 57.4 गुणे 1/4 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों? मेरे भाई 19,600 के। अब हम यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर सुशांत की इनकम निकालेंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे? देखो समझो, 4 से मेरे भाई अगर मैं यहां 4 से भाग करता हूं तो 4 एकम 4, राइट। चलेगा 4 एकम 4, 4 चौके 16,
4 तिया 12, 4 पंचे 20, राइट। चलिए, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अगर मैं 1400 दोस्तों 35 से करता हूं तो मेरे भाई क्या भाग जाएगा, 15 के आसपास मान लो इसे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, मैं ये कहता हूं उसने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दिया। तो मेरे भाई 2 पुत्रों को 18% अगर देगा तो 12.6 एक और दे देगा, तो 12 मेरे भाई 6 6 12 हो जाएगा, राइट। यानी कि आप ऐसे कह लो 18 दूनी 36, यानी कि 36% पैसा दे देगा वो, क्योंकि दोस्तों 18 दूनी 36, 36% पैसा ही तो देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 18 प्रत्येक को देगा तो 36% पैसा दे देगा। तो 70 का 36% जब पैसा दे दिया तो कितना परसेंट पैसा बचा होगा दोस्तों, 36 के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 64% पैसा बचा होगा। 64% पैसा बचा होगा, 70 का 64%, जी बिल्कुल 70 का 64% बचा होगा। अब उसमें से भी दोस्तों 3/4 खर्च हो गया, तो 70 का 64% पैसा बचा होगा। इस तरीके से कर लो, 64/100। अब उसमें से भी 1/3 खर्च कर लिया तो 1/4 बचा होगा। अब वो किसके बराबर है, 19,600 के बराबर है। इस तरीके से करो, ज्यादा आसान हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाइयों, अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे दोस्त 0 से 0 कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से इसे काटने की कोशिश करो, 7 से इसे काटने की कोशिश करो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, राइट। ये बन जाएगा 2800, राइट। 2 दूनी 4 और 2 से इसे काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, राइट। चलिए मेरे भाई 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, सीधा काटो ना। चलो आ जाओ मेरे भाई, 4 से इसे काटो सीधा, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 16 से कट गया, राइट। चलिए अब मेरे भाइयों हम इसे मेरे भाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 16 से इसे काटते हैं। 16 एकम 16, कितना बचा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ज्यादा हो जाएगा। 16 एकम 16 बचा कितना दोस्तों, 16 के बाद मेरे भाई 12 बच गया। 16 सत्ते 112, 120 हो गया। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 100, मेरे भाई 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 छः 48, 8 एकम 8, 4 12 ज्यादा हो जाएगा। 16 सत्ते 112, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, राइट। चलिए 10 का गुणा कर दो, जब 10 का गुणा करोगे इसका मतलब मेरे भाई ये बन जाएगा मेरे भाई 1,75,000, 1,75,000 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 1,75,000 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। एक बार मैं फिर से रिकैप कराऊंगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, इधर समझो। सुशांत के पास मेरे भाई कुछ धन था, तो मैंने मान लिया कि सुशांत के पास 100% पैसा था, उसमें से 30% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, अब उसके पास 70% पैसा बचा हुआ था। अब हुआ क्या दोस्तों, उसने 18% बचे हुए पैसे में से मेरे भाई 30% पत्नी को देने के बाद उसके पास 70% पैसा बचा, जिसमें से 18% 2 बेटों को देता है। इसका मतलब 36% पैसा अपने 2 बेटों को देता है, राइट। तो कितना पैसा उसके पास बचा होगा, 64%। किसका 64%, 70 का 64%। 70 का 64% पैसा उसके पास बचा, क्योंकि ये 2 बेटों को दे देता है। 64% पैसा बचा 70 का, तो 70 का 64% पैसा बचा। अब उसमें से भी 3/4 भाग वो अन्य मदों पर खर्च कर देता है, तो मेरे भाई 1/4 भाग उसका भी बचा, यानी कि 70 के 64% का भी 1/4 भाग बचा, जो 19,600 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि अब उसके पास 19,600 रुपए बचते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब मैंने निकाली दोस्तों मेरे भाई, जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 1750। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 1750, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1,75,000। क्या बात क्लियर है या नहीं है, आप जल्दी से बताइए। चलें फिर अगले सवाल की तरफ। चलिए आइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आ जाओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति मासिक इनकम का 22% मकान किराए पर और 40% आय का घर खर्च और किराए पर किराने का सामान पर
और शेष का 50% बच्चों की शिक्षा पर अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत 3800 रुपए है तो शिक्षा और अन्य मदों पर उसका व्यय क्या हो जाएगा। आइए जरा दोस्तों समझते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि उसकी मेरे भाई जो इनकम है वो 100% है, उसमें से 22% उसने अपने मकान के किराए पर खर्च कर दिया। सर उसने 22% कर दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, 22 ही तो किया, अभी तो 78 बाकी है। जी बिल्कुल, उसमें हिसाब किताब करेंगे। चलिए, और 40% मेरे भाई आय का घर खर्च और किराने के सामान पर कर दिया। 40% और कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, 40% और कर दिया। अब मेरे भाई कितना उसके पास बचा होगा। अब जो बचा हुआ होगा तो 40 और 20 60 और 2 62% उसने खर्च कर दिया। दोस्तों जब उसने 62% खर्च कर दिया, इसका मतलब उसके पास 38% पैसा बचा होगा। 100% पैसा था, उसने 62% दोस्तों खर्च कर दिया। 62 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 और 30 100, यानी कि 38% पैसा अब उसके पास बचा हुआ है। जो पैसा उसके पास बचा हुआ है 38%, उसमें से 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है। जो पैसा उसके पास बचा हुआ है, तो बचा हुआ पैसा है 38%, उसमें से 50% बच्चों की शिक्षा पर कर देता है। इसका मतलब 19 यूनिट उसमें से, इसका 50% कितना हो जाएगा, 19 बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। अब उसके पास बचा कितना, 19 यूनिट पैसा बचा कि नहीं बचा। जी बिल्कुल। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपए हो, मेरे अकॉर्डिंग तो 19 यूनिट है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3800 है उसकी मासिक बचत। मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 दूनी 38, 200। एक यूनिट की वैल्यू सर जब 200 है तो आप बताइए 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 200 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरे भाई ये बन जाएगा 20,000। आपके क्वेश्चन का सॉरी, आपसे कहा क्या है, आपसे ये कहा तो शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च बताओ। शिक्षा और अन्य मदों पर, अगर मैं शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा पर कितना खर्च किया, शिक्षा और अन्य मदों पर, तो दोस्तों शिक्षा और अन्य मदों पर जो खर्चा किया है वो 50%, मेरे भाई 38 का 50%। 1% की वैल्यू जब दोस्तों इतनी है, तो अगर मैं दोस्तों शिक्षा और अन्य मदों की बात करें तो जितना मेरे भाई बचा हुआ पैसा है उतना ही उसने शिक्षा और अन्य मदों पर किया है, 19%, 19 यूनिट, और 19 यूनिट ही दोस्तों यहां बचा हुआ था। इसका मतलब 3800 ही उसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पैसा उसके पास था, जो पहले खर्चा कर दिया, उसके पास 38 यूनिट बचा था। 38 यूनिट में से आधा पैसा यानी कि 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर किया और 50% अपने पास बचा लिया। तो बचा हुआ 50% कितना है दोस्तों, मेरे भाई जो 19 यूनिट के बराबर है मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3800 है। तो मेरे भाई जितना पैसा उसने बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च किया, उतना ही पैसा दोस्तों उसने अपने पास बचा लिया था अंत में। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब 3800 आपके क्वेश्चन का मान बन जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से कंफर्म करिएगा। राइट, चलें फिर आगे की तरफ चलिएगा मेरे भाई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को दोस्तों जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे दोस्त, अब हम बढ़ चुके हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आ जाओ, अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा और अनुपस्थित में 5% कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने % मेरे भाई उपस्थित अनिवार्य है। चलिए, एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित किया गया। चलिए मेरे भाई जरा एक बात बताइए, मेरे भाई 221 दिन के लिए वो बैठा, 221 दिन के लिए मेरे भाई उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन बच्चा वो बैठा 208 दिन। कितने दिन बच्चा एब्सेंट रहा, 3 बचेगा यहाँ 1, 13 दिन बच्चा एब्सेंट रहा और 5% की कमी आ गई उपस्थिति में। 5% की कमी आई किसकी वजह से, 5% की कमी आ गई दोस्तों, 5% की कमी आ गई मेरे भाई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 13 दिन की कमी है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है दोस्तों कि भैया कमी से उसे परीक्षा में अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है। अगर मैं प्रतिशत की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि दोस्तों 100% निकालने की कोशिश करो, तो 5 से 100 की तरफ जाओगे तो 20 का गुणा करोगे तो ये 100 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ भी 20 का आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये 13 दूनी 26, 260 दिन टोटल है दोस्तों, टोटल 260 दिन है, उसमें से 221 दिन आपको बैठना है। तो 221 दिन
की उपस्थिति अनिवार्य है। कितने में से दोस्तों? 260 में से, राइट। चलो इनटू अगर मैं 100 करूं दोस्तों तो हमें यहां से परसेंटेज मिल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, राइट। आ जाओ अब मेरे भाइयों इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बचा दोस्तों? 13 के बाद मेरे भाई 7 2 9 13 7 91, राइट। चलो 2 से इसे भाग कर दो, 2 पंचे 10, 13 पंचे 17 पंचे कितना हो जाएगा? 85, राइट। चलिए तो 85% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 85% जिसकी उपस्थिति रहेगी दोस्तों वो ही दोस्तों परीक्षा में बैठ पाएगा, अर्थात नहीं बैठ पाएगा। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक कक्षा में 20% छात्र मेरे भाई 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या 24 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कितना प्यारा सा सवाल है। आइए, एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं मेरे भाई, 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष कम आयु के हैं, से कम आयु के हैं, राइट। आगे बढ़ जाऊं, आगे क्या बोल दिया सर? 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या मेरे भाई 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या 24 है। क्वेश्चन ने आगे हमसे यह बोला था कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। 10 वर्ष से अधिक कितने हैं दोस्तों? इसका 1/3 है, इसका 1/3 है, तो 3 8 24, यानी कि 10 वर्ष से अधिक आयु के जो छात्र हैं वो 8 हैं। तो आपसे कक्षा में ये पूछा जा रहा है दोस्तों 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई अब हम ये कहते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन ने ये बोल दिया तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी छात्र हैं? देखो मेरे भाई 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र हमें पता चल गए 8 हैं। 10 वर्ष से कम आयु के छात्र हमें पता चल गए कितने हैं दोस्तों? 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष की आयु वाले छात्र हमें पता चल गए 24 हैं, सॉरी। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा? 24 6 30 और 2 32, 32 छात्र तो निकल आए दोस्तों, 32 छात्र निकल आए जो 80% के बराबर है, क्योंकि 20% ही तो बचे अब 10 वर्ष से कम वाले, बिल्कुल 80% के बराबर है। तो दोस्तों हम यहां से क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे भाई जब हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 10% 10 बार कट जाएगा मेरे भाई, 8 से इसे काटोगे तो 4 बार कट जाएगा। तो 100% होते हैं किसी परीक्षा में दोस्तों स्टूडेंट मेरे भाई, तो 100% बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 40। दोस्तों स्टूडेंट कितने हैं? कुल 40 स्टूडेंट हैं। बात क्लियर है? मैं एक बार फिर से समझाता हूं मेरे भाई। 20% छात्र ऐसे हैं जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, और मेरे भाई 10 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं वो हैं 24। 10 वर्ष की आयु वाले छात्र कितने हैं? 24। और 10 वर्ष से अधिक आयु के जो छात्र हैं वो 10 वर्ष की आयु के छात्र के 1/3 हैं। तो जैसे मैंने 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों को देखा तो 24 हैं, और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र कितने हो जाएंगे? 24 का 1/3, यानी कि 8 छात्र ऐसे होंगे जो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और 24 छात्र ऐसे हैं जो 10 वर्ष की ही आयु के हैं। तो 24 और 8 कितने हो गए? 32। 32 छात्र आपके मिल गए मेरे भाई। कौन कौन से हैं 32 छात्र मेरे भाई? कुछ 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं और कुछ 10 वर्ष की आयु के हैं। अब हमें यह देखना है 10 वर्ष की आयु से कम कितने छात्र हैं, तो 20% है। तो इसका मतलब 32 जो छात्र हैं वो 80% के बराबर हैं, बाकी 20 छोड़ दो, राइट। चलिए तो 80% की वैल्यू जब 32 के बराबर है तो 1% की वैल्यू या 10% की वैल्यू मैंने निकाल ली कि भैया 4, 10% की वैल्यू 4 है। तो जब 10% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। बात क्लियर है? आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, अच्छे सवाल है मेरे भाई। अच्छे सवालों की कैटेगरी में इनको काउंट किया जाता है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 7:8:9 के अनुपात में हैं, राइट। चलिए इन सीटों में क्रमशः 60%, 50%, 70% वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों की संख्या का अनुपात बताइए। चलिए आ जाओ मेरे भाई, सीटों की संख्या किस अनुपात में है? 7:8 दोस्तों 9 के अनुपात में है, यही तो है जी, बिल्कुल मेरे भाई। अब इनकी सीटों की संख्या में 60%, 50% और 70% की वृद्धि की गई है। जब 60% की वृद्धि कर दी गई है दोस्तों तो इसका मतलब 160,
राइट। चलो मेरे भाई, अब मेरे भाई भौतिकी की अगर मैं बात करें तो 50% वृद्धि की गई है, इसका 150। मेरे भाई अगर मैं साइंस, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 70% की वृद्धि की गई है, इसका भी 170% निकालना है। चलो निकाल दो साथियों, कितना बन जाएगा मेरे भाई? 16 सत्ते कितना बन जाएगा? 112, राइट। ठीक है, 15 अट्ठे कितना बन जाएगा? 120, राइट। चलो 17 निम्मा कितना बन जाएगा? 153, राइट। चलिए 17 निम्न कितना बन जाएगा दोस्तों? 153। अब आ जाओ मेरे भाई, इसको मेरे भाई कैंसिल आउट कर लो, 0 0 0 कैंसिल हो गया, राइट। तो 112, 120, 153, 112, 120, 153, 112, 120, 153। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब आप लोग हमें बताइए, क्या आपको कंफर्म हुआ? बहुत अच्छे से, में भी आपको कंफर्म होने लग रहा होगा। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल में ये बोला जा रहा है कि सविता अपनी मासिक इनकम का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय लेती है। दान के लिए वह अपने निर्णय को बदलते हुए रुपए 2880 की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। उसने क्या किया? 8% अपना दान करने की कोशिश की है। मेरे भाई देखो, उसकी जो भी इनकम थी, उसने ये सोचा उसमें से 8% में दान कर देंगे, लेकिन उसका विचार बदल गया। अब उसने 2880 रुपए दान किए हैं, राइट। चलिए मेरे भाई, जो पहले दान कर रही थी उससे 20% कम है वो धनराशि, उससे 20% कम है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 100% में से वो 8% दान कर रही थी, 8% दान कर रही थी, राइट। चलिए लेकिन उसका मेरे भाई विचार बदल गया और उसने 20% कम दान किया, 20% कम दान किया। तो मेरे भाई जितना दान कर रही थी उसका 80% ही उसने दान किया है, राइट। चलो जो किसके बराबर होगा दोस्तों? जो बराबर होगा 2880, क्योंकि अब उसने जो पैसा दान किया है वो 2880 दान किया है। चलिए तो दोनों जीरो से दोनों जीरो ये कट जाएंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, राइट। 8 से अगर इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाएगा, राइट। 4 से इसे काटोगे, 4 निम 36, 90 बन जाएगा। 90 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 5 निम 45 बन जाएगा। मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 450 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू। लेकिन दोस्तों उसकी इनकम 100% ही तो थी। जी बिल्कुल, किसी की भी इनकम हो वो अपने आप में 100% होती है। तो 450 गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? मेरे भाई ये बन जाएगा 45,000। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए मैं भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, और अपने क्वेश्चन को आंसर में तब्दील करने की ही कोशिश करिएगा कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% पास हो गए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% पास हुए तो स्कूल बी में अनुत्तीर्ण फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% मेरे भाई क्या हो गए? पास हो गए। जब 65% पास हुए तो उसमें से मेरे भाई 35% आपके क्या हुए होंगे? फेल भी हुए होंगे। जी बिल्कुल, स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। मैंने आपसे ये बोल दिया कि भैया एक है स्कूल ए और एक है स्कूल बी। स्कूल ए से दोस्तों जो छात्र शामिल हुए, मैंने मान लिए 100 छात्र हुए, लेकिन दोस्तों स्कूल बी से जो छात्र शामिल हुए वो ए की तुलना में 100% अधिक है। इसका मतलब 2 गुने छात्र हैं। 100% अधिक है, इसका मतलब 2 गुने छात्र हैं, राइट। चलेगा तो मेरे भाई स्कूल ए से तो 100 छात्र शामिल हुए परीक्षा में, स्कूल बी से 200 छात्र शामिल हुए। स्कूल ए से 65% स्टूडेंट पास हुए। मेरे भाई स्कूल बी से कितने स्टूडेंट पास होते हैं? मेरे भाई स्कूल बी से हमें पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट पास होते हैं। ए और बी उस परीक्षा में शामिल होने से कुल छात्र मेरे भाई 75% पास होते हैं। कितने छात्र पास होते हैं? 75% कुल छात्र पास हो जाते हैं दोनों परीक्षा से, राइट। चलिए तो अच्छा एक बात बताओ, स्कूल बी से कितने फेल होते हैं? स्कूल बी से कितने फेल होते हैं? चलिए मेरे भाई कुल 75% दोनों से पास होते हैं, तो कुल दोनों से मेरे भाई 25% फेल होते होंगे। जी बिल्कुल, तो मेरे भाई टोटल स्टूडेंट हो गए 300 और 300 के दोस्तों 25% फेल हो गए, तो 25 चौके 100, राइट। 4 से काट लो, 4 सत्ते 28
और 4 पंचे 20, तो 75 स्टूडेंट फेल होंगे। 25 चौके 100, राइट, और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, राइट। चलिए, तो मेरे भाई 75% स्टूडेंट दोनों, मेरे भाई दोनों कॉलेजों से, यानी कि दोनों से, मेरे भाई दोनों स्कूलों से क्या होते हैं, 75 स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि 75% पास होते हैं। तो दोनों में टोटल 300 स्टूडेंट हैं, उसका 75% पास हो गए, तो 300 का 25% फेल हो रहे होंगे। तो 300 का 25% जब निकाला तो 75 आया। 75 स्टूडेंट दोनों कॉलेजों से फेल हो जाएंगे। मेरे भाई कॉलेज ए से कितने स्टूडेंट फेल होंगे, मेरे भाई 65% पास होते हैं, इसका मतलब 35% फेल होंगे। इसका मतलब 35 स्टूडेंट यहां से फेल हो गए, 35 स्टूडेंट यहां से फेल हो गए। अब कितने बचे दोस्तों, टोटल 75 फेल करने हैं, तो 35 हो गए, 40 बचे होंगे। 40 कहां से फेल हुए होंगे, मेरे भाई कॉलेज बी से फेल हुए होंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि भैया बी से फेल होने वाले छात्रों का परसेंट बताओ। तो बी से 40 स्टूडेंट फेल हुए, कितने में से दोस्तों, मेरे भाई 200 में से। तो इंटू 100 कर दो, आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। मेरे भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो, 2 से अगर 40 को काटोगे 20 आ जाएगा। ये रुपए नहीं होगा, ये टाइपिस्ट भाई साहब ने गलती कर दी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे भाई छात्र रुपए में थोड़ी ना आएंगे। चलिए, यानी कि 20 छात्र दोस्तों क्या होंगे, फेल हो जाएंगे कॉलेज बी से। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए, मे भी ये बात आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। चलिए, अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों आप लोग बढ़िएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से बनाने की कोशिश करो। बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट। चलिए, मैं आपको मेरे भाई सीट के कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन, जो आप आराम से घर से करना, राइट। चलिए, और आज अपने इस चैप्टर को यहीं अलविदा भी कहेंगे, राइट, क्योंकि हमने हर एक टाइप के सवाल को यहाँ मेरे भाई कराया आपको। किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणुओं की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या 21,384 है, तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी? आ जाओ समझते हैं। मेरे भाई मैंने कह दिया कि आरंभ में x थी जीवाणुओं की संख्या। पहले वर्ष में क्या हुआ दोस्तों, पहले वर्ष में 10% बढ़ गई। 10% बढ़ने का मतलब हो जाता है 11/10, क्योंकि 110/100, 0 से 0 कटेगा, 11/10 बचेगा। चलो, दूसरे वर्ष क्या होता है, 8% बढ़ गई, 108 कितना हो जाएगा, 100, 108/100, राइट। तीसरे वर्ष सर क्या होता है, सर तीसरे वर्ष क्या होता है, 10% घट जाती है, यानी कि 9/10, 90/100 का मतलब 9/10 भी कह सकते हैं। और ये अब कितनी रह जाती है जीवाणुओं की संख्या, 21,384, 21,384, राइट। चलो, अब हम दोस्तों यहां से अपने 1% का मान निकाल लेते हैं, या x का मान निकालते हैं। चलिए दोस्तों, अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 से इसको भाग कर दो, 9 दूनी 18, 3 बचा और 33 हो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 के बाद कितना बचा दोस्तों, 6 बचा, राइट। अब 9 से अगर मैं इसको मेरे भाई भाग करेंगे तो ये 68 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, राइट। चलिए, कितना बचेगा मेरे भाई, 5, 9 छक्के 54 हो जाएगा। बात क्लियर है? आ जाओ अब मेरे भाई और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसे 11 से भाग करते हैं, तो ये 11 से जब भाग करो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्के 66 हो जाएगा, राइट। चलिए मेरे भाई 2 से अगर इसे भाग करोगे तो 108 दूनी 216 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अब आपके पास x की वैल्यू आ गई मेरे भाई, कितनी आ गई, 2 × 100 मेरे भाई × 100, यानी कि 20 कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगा, राइट। चलिए, तो x की वैल्यू जब आपके सामने आ गई तो बस यही पूछी जा रही थी, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। में भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये सीट के बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे भाई शीट के आपको करने हैं, राइट। ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, राइट। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखेंगे और अपने इस चैप्टर को, परसेंटेज को यहीं अलविदा कहते हैं, राइट। सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपके समझा दिए इसमें, तो आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बारीकी से समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर को हम लोग यहीं क्या करते हैं, द एंड करते हैं, और अगली क्लास में दोस्तों एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जहां आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, राइट। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने क्लास नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिए, जिससे कि आप अपनी सफलता को कम समय में अचीव कर पाएं, राइट। तो मेरे भाई अगले क्लास में आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।